हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू बीएफआई आर्ट्स क्लासेस। आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है और वेरी गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो जैसे कि आप लोगों को पता है, आप लोग के लिए हर दिन जो है हम पॉलिटिकल साइंस का जो टफ टॉपिक है, राइट, जो आप लोग का एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, राइट, पढ़ना तो पड़ेगा एग्जाम लाने के लिए। तो उसी के साथ जो है आपको रोज एक ना एक नया क्या कर रहे हैं टॉपिक पे जो है हम वीडियो बना रहे हैं, ताकि आप लोग के लिए आसान हो जाएगा, राइट। और इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, आप लोग काफी क्वेश्चन जो है यहाँ से क्लियर हो जाएगा, आपको बुक तक छूने की जरूरत नहीं है, राइट। और आप लोग से एक विनती है कि इस वीडियो को जो है खूब सारा शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स ग्रुप में, ताकि कोई भी ऐसा स्टूडेंट ना हो जिसको ये अपॉर्चुनिटी ना मिले, राइट। एग्जाम से पहले एक बार जरूर इस वीडियो को देखकर जाइएगा, आप लोग का बहुत हेल्पफुल होगा, राइट। तो बकवास नहीं करते हैं और डायरेक्ट हम लोग क्या करते हैं, अपने टॉपिक पे आते हैं, क्योंकि समय बहुत कम है। आप लोग का एग्जाम 8 तारीख से स्टार्ट होने वाला है। तो इस वीडियो में जो है हम लोग भारत और भारत के पड़ोसी देशों के साथ उनके संबंध कैसे हैं इसके बारे में हम लोग जिक्र करेंगे। और जब भारत और भारत के पड़ोसी देशों के बीच के संबंधों का बात होता है तो सबसे पहला देश आता है नेपाल, है ना। ऐसे तो भारत के पड़ोसी 7-8 मुल्क है, लेकिन पड़ोसी उसको कहा जाता है जो आपके घर के बगल में हो, जो आपके साथ किसी भी तरीके का क्या करता है, सीमा शेयर करता है। और वैसे को हम लोग अपना पड़ोसी कहते हैं। दूर दराज देशों को जो है हम अपना पड़ोसी नहीं कहते। हमारा इंडिया का पड़ोसी देश नेपाल हो सकता है, लेकिन इंडिया का पड़ोसी देश जो है ईरान नहीं हो सकता, राइट। वो भले एशिया में आता हो। इंडिया का पड़ोसी देश भूटान हो सकता है, लेकिन इंडिया का पड़ोसी देश चाइना नहीं हो सकता है। तो जाइए, ये एक तरीके का जो है समझना बहुत जरूरी है कि पड़ोसी देश किसको कहते हैं। पड़ोसी देश हमारे वे होते हैं जो हमारे घर के बगल में रहते हैं। सिमिलरली देश के बारे में बात की जाए तो देश के आसपास के जितने भी देश होते हैं वो सभी एक ही अंचल में आने वाले देश को जो है उस देश का वो पड़ोसी देश कहलाता है। तो सबसे पहले आज स्टार्ट करेंगे हम लोग इंडिया और नेपाल। इंडिया और नेपाल का जो भारत का इंडिया और नेपाल का कैसा संबंध है, राइट। भारत और नेपाल का जो संबंध है किस तरीके का है, इसको हम लोग आज पूरे ब्रीफ में जानने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं इंडिया और नेपाल। जैसे कि आप लोग को पता है कि इंडिया आजाद होता है 1947 में, ठीक उसके एक साल बाद जो है 1948 में नेपाल भी क्या होता है, आजाद होता है ब्रिटिश कॉलोनी से। और आप लोग को पता है कि जो नेपाल है वो भी वाज द पार्ट ऑफ ब्रिटिश कॉलोनी। वो भी ब्रिटिश कॉलोनी मतलब ब्रिटिश शासन के अंतर्गत, वो भी एक गुलाम देश था जिसको ट्रीटी ऑफ सागौली के संधि के जरिए जो है अंग्रेजों ने युद्ध जीत कर जो है संधि करके नेपाल को जो है अपने कंट्रोल में और अपने नियंत्रण में ले लिया। ठीक उसी टाइम पे जब 1948 में जब नेपाल आजाद होता है तो नेपाल के साथ भारत के रिश्तों के बारे में अगर बात किया जाए तो 1948 के बाद या भारत और नेपाल के आजादी के बाद से जो है ये संबंध नहीं है और रिश्ते नहीं है, बल्कि ये भारत और नेपाल के बीच के जो रिश्ते हैं वो काफी प्राचीन है। हाँ, काफी प्राचीन है, काफी पुराना है। इसको हम लोग 3 पॉइंट से समझेंगे कि भारत और उसके जो पड़ोसी देश नेपाल के साथ जो संबंध है वो अति प्राचीन है। और प्राचीन होने के नाते वो 3 भित्ति पे जो है प्राचीन समय से ही जो है भारत और नेपालों के बीच जो है कई तरीके के रिलेशन आपस में शेयर करते थे, राइट। जिसमें से सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि नेपाल जो है एकमात्र ऐसा पड़ोसी देश है भारत का जिसके साथ भारत भी क्या करता है, अपना सीमा शेयर करता है, राइट। अगर ऊपर का बात किया जाए नॉर्थ एरिया में तो भारत का 5 स्टेट, भारत के 5 राज्य जो है नेपाल के बॉर्डर से जो है उनका सीमा लगता है। जैसे कि सबसे पहले उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, सिक्किम एंड वेस्ट बंगाल, ये 5 राज्य हैं जिससे नेपाल के साथ जो है बॉर्डर शेयर करते हैं। साथ ही साथ आपको बताया जाए तो नेपाल जो है वो शुरू से ही जो है एक कल्चरल इंडिया का नेपाल के साथ जो है एक सांस्कृतिक रिलेशन है, एक धार्मिक रिलेशन है और एक तरीके का ऐतिहासिक संबंध भी जो है नेपाल के साथ हमेशा से ही रहा है। एक एक करके समझते हैं कैसे सांस्कृतिक रिलेशन रहा है। आपको पता है कि भारत और नेपाल का जो एक सांस्कृतिक रिलेशन है, राइट, पीपल टू पीपल एक रिलेशन है। क्यों रिलेशन है? क्योंकि प्राचीन काल से ही जो है नेपाल में बेसिकली लॉर्ड बुद्धा का जन्म होता है, राइट। गौतम बुद्ध आपको पता है
लॉर्ड बुद्धा, जिनको सिद्धार्थ भी कहा जाता है, इनका जन्म बेसिकली होता है नेपाल में। नेपाल के लुम्बिनी गार्डन कपिलावस्तु में इनका जन्म होता है। लेकिन जन्म के बाद ये अपने घर को त्याग कर भारत आ जाते हैं और भारत में आकर बौद्ध गया के पास इनको ज्ञान की प्राप्ति होता है। और जैसे उनको ज्ञान की प्राप्ति होता है उसके बाद जो है ये भारत में अपना ज्ञान को प्रसार करने लगते हैं और एक बौद्ध धर्म की स्थापना करते हैं। और उसके बाद बौद्ध धर्म का जो प्रसार करते हैं, राइट, जिससे बौद्ध धर्म का इतना प्रसार करते हैं कि ये नेपाल, भूटान, श्रीलंका हर जगह जाता है। और आज नेपाल में भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बौद्ध धर्म को मानते हैं, बौद्ध धर्म को फॉलो करते हैं और वो बौद्ध धर्म को फॉलो करते हैं और वो बौद्ध गया आते हैं बिहार में, क्योंकि गौतम बुद्ध वहीं उनका ज्ञान की प्राप्ति हुआ था और सबसे पहले अपने शिष्यों को ज्ञान दिए थे। अष्टांगिक मार्च एंड आपका मिडिल पाथ जैसे रास्तों को जो है उन्होंने चलाया था। तो नेपाल के लोगों के लिए भारत जो है एक उनका पवित्र स्थान है और प्राचीन काल से जो है नेपाल के बहुत सारे लोग भारत में आते थे इन सारे जगहों पे जहां पे गौतम बुद्ध कभी शिक्षा दिए थे, राइट। हालांकि गौतम बुद्ध बौद्ध धर्म का जो उत्पत्ति है वो भारत से ही हुआ है, जिसके कारण नेपाल के लोग जो है भारत को एक आकर्षण का केंद्र और एक सांस्कृतिक केंद्र समझते हैं। ये एक सांस्कृतिक और एक कल्चरल बॉन्ड है इंडिया और नेपाल का प्राचीन काल से। दूसरा अगर बात किया जाए तो एक माइथोलॉजिकल स्टोरी है और माइथोलॉजिकल स्टोरी के आधार पर अगर बात किया जाए तो इंडिया और नेपाल का इस तरीके का भी एक बहुत गहरा संबंध है। ऐसे समझ सकते हो आप कि आपको पता है कि सीता माँ जो है वो जनकपुर की थी और जनकपुर का प्रिंसेस थी और जनकपुर जो कि नेपाल में था और उनका जो शादी होता है वो राम जी से होता है जो प्रिंस ऑफ अयोध्या जो कि बिहार के थे, जिसके कारण क्या होता है इसी आधार पे कहा जाता है कि सीता माँ तो नेपाल की थी लेकिन जो राम जी थे वो भारत के थे, राइट। तो राम जी का जो ससुराल हुआ वो क्या हुआ, जनकपुर हुआ। तो इस तरीके का एक रोटी और बेटी का रिश्ता है। बहुत बार एग्जाम में आता है कि रोटी और बेटी का रिश्ता भारत के किस देश के साथ है और किसके संदर्भ में कहा जाता है। तो इंडिया और नेपाल का जो रिश्ता एक रोटी और बेटी का रिश्ता है, राइट। उनका नेपाल की जो है हमारे देश में जो है वो बेटी और बहू बन के जो है सीता माँ यहाँ पे आई थी, राइट। तो एक तरीके का हमारा एक माइथोलॉजिकल स्टोरी और एक तरीके का सांस्कृतिक संबंध जो है भारत का नेपाल के साथ हमेशा से ही रहा है और आगे भी रह रहा है, क्योंकि बहुत ही हिस्टोरिकल प्रेजेंस है, राइट। उसके बाद अगर बात किया जाए तो हिस्टोरिकली अगर देखा जाए तो जो ब्रिटिश सरकार, जब ब्रिटिशर्स जो है जब नेपाल को कैप्चर किए थे तो 1857 ईस्वी का जब महाक्रांति हुआ था तो उस टाइम पे जो है वो गोरखा रेजिमेंट, मतलब नेपाल के कुछ जो नेपाल के लोग होते थे जो काफी लॉयल होते थे, काफी बहादुर होते थे, सूर्यवंशी खानदान से आते थे, तो वैसे लोगों को जो है वो अपने आर्मी में रिक्रूट करना स्टार्ट किए और ब्रिटिशर्स जो है अपने आर्मी में उसको रिक्रूट करके जो है उसको अपना साम्राज्य को कायम रखने के लिए उन्हें रखते थे। इसके बाद जब भारत आजाद हुआ 1947, उसके बाद से भी जो है भारत उस चीज को जो है कंटिन्यू रखा और आज भी हमारे फौज में एक सबसे अहम रेजिमेंट है गोरखा रेजिमेंट, जो कि नेपाल के ही है, लेकिन भारत उनको क्या करता है, अपने जॉब और उनको रिक्रूट करता है और अपने सीमा पे क्या करता है, उनको सुरक्षा देता है। तो एक तरीके का ऐतिहासिक संबंध भी है और एक हिस्टोरिकल बॉन्ड भी है नेपाल के साथ। अब बात किया जाए कि ये तो समझ में आया कि एक प्राचीन तरीके का, लेकिन जब नेपाल 1948 में जब आजाद होता है तो उसके बावजूद भी जो है नेपाल और भारत का एक नए तरीके से जो है संबंधों का शुरुआत होता है, एक नए तरीके से रिश्तों में गहराईपन लाने के लिए जो है 1950 में भारत और नेपाल दोनों ही आपस में आकर क्या करते हैं, एक संधि करते हैं और इस संधि का नाम है ट्रीटी ऑफ पीस एंड फ्रेंडशिप। दैट मीन शांति और दोस्ताना एक संबंध बनाते हैं ताकि, और इस ट्रीटी के तहत जो है भारत जो कि बड़ा होने के नाते भारत नेपाल से 22 गुना बड़ा है, राइट। भारत जो है नेपाल से 22 गुना बड़ा है और उसी बड़ा होने के कारण और एक शक्तिशाली देश होने के कारण साउथ एशिया का नेपाल के साथ संबंध बनाता है और नेपाल का सुरक्षा का जिम्मेवारी भारत सरकार अपने कंधों पर उठाता है और उसके फॉरेन पॉलिसी को जो है निर्धारित करने में भी एक भारत का बहुत अहम भूमिका निभाता है 1950 के बाद से। इसके बाद अगर बात किया जाए तो 1954 में जो है, राइट, 1954 में
नेपाल और भारत के बीच जो है कुछ रिवर ट्रीटी होता है, मतलब कुछ नदियों को लेकर और नदी के पानी को शेयर करने को लेकर जो है आपस में जो है एक संधि होता है, राइट। और ये संधि होता है कोसी रिवर 1954 में, जो नेपाल से निकलकर आ रही है भारत में, कोसी रिवर, जिसको सौरो ऑफ बिहार भी कहा जाता है, राइट। कोसी रिवर को बिहार का शोक भी कहा जाता है, क्योंकि ये नदी नेपाल से निकलती है, लेकिन नेपाल के ऊपर और नेपाल और इंडिया के बॉर्डर के ऊपर जो डैम बनाया गया, कभी कभी इस डैम को खोलने के कारण बिहार में जो है क्या जाता है, बाढ़ आ जाता है, जिससे बहुत सारे लोगों के जीवन अस्त व्यस्त हो जाता है और मारे जाते हैं। इसी कारण बिहार का शोक कहा जाता है सोन नदी को। इसी के ऊपर 1954 में क्या होता है, एग्रीमेंट होता है इसके वाटर डिवीजन को लेकर कि कितना पार्ट भारत इस्तेमाल करेगा और कितना पार्ट इंडिया को मिलेगा। फिर 1964 में क्या होता है कि एक और रिवर है, जिस रिवर को हम लोग गंडक रिवर कहते हैं, इसके ऊपर भी भारत और नेपाल के बीच क्या होता है, एक संधि होता है। इसके बाद 1996 में क्या होता है, महाकाली रिवर, राइट। महाकाली रिवर के ऊपर भी जो है एक एग्रीमेंट होता है वाटर रिवर को लेकर, राइट। तो ये एक तरीके का क्या है, संधि होता है वाटर डिवीजन को लेकर, क्योंकि वाटर सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, क्रिटिकल रिसोर्सेस है, जिससे हम अपना इलेक्ट्रॉनिक हाइड्रो इलेक्ट्रॉनिक प्रोजेक्ट बना सकते हैं, और भी जो है एग्रीकल्चर के लिहाज से, इरिगेशन के लिहाज से काफी इंपॉर्टेंट होता है किसी भी देश के लिए। आगे अगर बात किया जाए तो नेपाल जो है, अगर उसको ठीक ठाक तरीके से देखा जाए तो एकमात्र ऐसा दुनिया का देश है जहां पे 82% इंडिया के बाद सबसे ज्यादा अगर हिंदू कोई देश है जहां पे हिंदू लोग रहते हैं, एकमात्र हिंदू देश, राइट, दुनिया का वो है नेपाल, जहां पे 82% जो आबादी है नेपाल का वो हिंदू है, राइट। साथ ही साथ आप अगर थोड़ा और नेपाल को बारीकी से अगर जानो तो उसका ज्योग्राफी अगर आपको जानो तो मेनली प्लेटू और हिली एरिया है, जहां पे पहाड़ और पर्वतीय मिलता है, जिसके कारण वहां पे कुछ ही तरीके का खेती हो पाता है, और उसका एंटायर इकोनॉमी जो डिपेंड करता है वो डिपेंड करता है टूरिस्ट के ऊपर, राइट। जहां पे पर्यटक भारत से ही सबसे ज्यादा जाते हैं, जो अपने सीतामां, जनकपुर एंड काठमांडू, ये सारे, काठमांडू इज द कैपिटल ऑफ नेपाल, जहां पे लोग भारत के बहुत ज्यादा एज अ टूरिस्ट जाना पसंद करते हैं, और यहाँ पे पहाड़ और पर्वत, यहाँ से कंचनजंगा और भी बहुत तरीके का जो है ये क्या करते हैं, केटू का देखने का मजा लेते हैं। लेकिन नेपाल का जो ज्योग्राफी है, जो प्लेटू और जो माउंटेन एरिया है, इसके कारण नेपाल को काफी भारी भरकम नुकसान भी होता है, कभी कभी भूकंप आना, क्लाउड ब्रस्ट होना, ये सारा आम बातें हैं, राइट। 2015 में भी क्लाउड ब्रस्ट हुआ था, भूकंप आया था, एक भारी भूकंप आया था जिसमें बहुत सारे लोग मारे गए थे। इसमें भारत क्या किया था, 1 बिलियन रुपया, 1 बिलियन पैसा देकर जो है नेपाल का मदद किया था। तो भारत हमेशा से ही नेपाल का क्या करता है, मदद करता है। भारत और नेपाल के अगर रिश्तों की बात किया जाए तो दुनिया का एकमात्र ऐसा रिश्ता है भारत और नेपाल का जहां पे इंडिया और नेपाल का जो बॉर्डर है वो ओपन बॉर्डर है। इसका मतलब होता है किसी भी तरीके का जंजीर नहीं है, किसी भी तरीके का वहां पे तार नहीं लगाया गया, एक ओपन बॉर्डर है, राइट, जमीनी बॉर्डर है, आप जा सकते हो, आ सकते हो, एकदम ओपन फ्री बॉर्डर है ना। और ये दिखाता है कि भारत और नेपाल का संबंध इस तरीके का है। अगर आगे बात किया जाए तो 1948 में जब नेपाल आजाद होता है, 1948 से लेके 2008 तक अगर बात किया जाए, 1948 से लेके 2008 तक अगर बात किया जाए तो नेपाल जो है मोनार्की सिस्टम के अंतर्गत था। मोनार्की का मतलब क्या होता है, राजतांत्रिक व्यवस्था, मतलब राजतांत्रिक व्यवस्था, राजा वहां पे शासन करता था। लेकिन 2008 में जो है वहां के लोग जो है डेमोक्रेसी और पार्लियामेंट्री सिस्टम के लिए जो है क्या करते हैं, फाइट करते हैं, और फाइनली 2008 से लेके टिल नाउ अभी भी जो है वहां पे डेमोक्रेसी, प्रजातांत्रिक व्यवस्था जो है के द्वारा जो है शासन प्रशासन चलाया जा रहा है। आगे अगर बात किया जाए कि भारत और नेपाल के संबंधों को बात किया जाए तो अगर इसका बात किया जाए तो अटायर का बात किया जाए, नेपाल एक सांस्कृतिक देश है, वहां के ज्यादातर लोग हिंदू है और भारत में भी मेजोरिटी ऑफ पीपल हिंदू है, जिसके कारण एक बॉन्ड है, इमोशनल, एक स्पिरिचुअल, एक रिलीजियस बॉन्ड है भारत और नेपाल के लोगों के साथ, क्योंकि एक ही तरीके का फूड है, एक ही तरीके का कल्चर है, एक ही तरीके का अटायर है, जिसके कारण काफी सिमिलरिटीज होने के कारण एक अपनापन का भाव जो है नेपाल के साथ आता है। साथ ही साथ अगर बात किया जाए तो इंडिया जो है, इंडिया
इंडिया हैज बायलेटरल रिलेशन विथ नेपाल। भारत और नेपाल के बीच जो संबंध है वो द्विपक्षीय संबंध है। द्विपक्षीय मतलब केवल इधर से ही हाथ नहीं बढ़ता है, बल्कि नेपाल भी उधर से अपना हाथ बढ़ाता है एक दोस्ती के नाते, और दोनों ही बहुत गहरे मित्र हैं। इसको हम लोग इस तरीके से समझ सकते हैं कि 1991 में क्या होता है, एक और इंपॉर्टेंट ट्रीटी होता है। ये सारा ट्रीटी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। 1991 में इंडिया और नेपाल के बीच व्यवसाय और वाणिज्य को आगे बढ़ाने के लिए, ट्रेड और कनेक्टिविटी को आगे बढ़ाने के लिए 1991 में ट्रेड एंड ट्रांसिट एग्रीमेंट होता है, जिसके तहत भारत और नेपाल जो है अपने व्यापार और अपने व्यवसायों को आगे बढ़ाने के लिए और एक नए सिरे पे पहुंचाने के लिए, अपनी इकोनॉमी को बिल्ड करने के लिए जो है ये ट्रीटी करते हैं, जिसको आगे जाकर 2011 में इसमें और ज्यादा क्या होता है कि एक और ज्यादा इसमें चार चांद लग जाता है, जब बायलेटरल इन्वेस्ट प्रमोशन एंड प्रोटेक्ट एग्रीमेंट, राइट। 2011 में बायलेटरल इन्वेस्ट प्रमोशन एंड प्रोटेक्ट एग्रीमेंट होता है, जिसके तहत जो है एक दोनों पक्षीय जो है आपस में बातचीत करते हैं कि और अपने वाणिज्य और व्यवसाय को जो है हम लोग कैसे बेहतर कर सकते हैं। उसके बाद 2015 में अगर बात किया जाए तो एक्सचेंज और ट्रांसिट रूट, अलग अलग माध्यमों से जो है ट्रेड करने के रूट को जो है यहाँ पे डिसाइड किया गया कि हम लोग और किस किस माध्यम से जो है हम लोग व्यापार कर सकते हैं। और व्यापार का बात करते हुए हम लोग कहते हैं कि भारत जो है नेपाल को हर तरीके से, एक दोस्त को हर तरीके से सपोर्ट करता है। अगर बात किया जाए एनर्जी कॉर्पोरेशन का बात किया जाए तो भारत एनर्जी मतलब जो रिसोर्सेस है, जो एनर्जी है, जो किसी भी देश के लिए इंपॉर्टेंट होता है, नेपाल का इकोनॉमी कमजोर होने के कारण और गरीब देश होने के कारण जो है भारत एक उसका बड़ा भाई होने के नाते और दोस्त होने के नाते जो है उसका हर तरीके से क्या करता है, हेल्प करता है। भले इसमें भारत का थोड़ा स्वार्थ छिपा हुआ है। भारत का स्वार्थ ये क्योंकि नेपाल जिस ज्योग्राफिकल और स्ट्रेटेजिक जो लोकेशन है नेपाल का, जो भारत की सुरक्षा के लिहाज से काफी इंपॉर्टेंट है, और तब इंपॉर्टेंट हो गया जब 1959 में तिब्बत के ऊपर जो है चाइना कैप्चर कर लिया। तो इसके बाद नेपाल एकमात्र छोटा सा देश है जिसको चाइना कोशिश करता है अपने तरीके से जो है उसको कब्जा करने के लिए। लेकिन अगर चाइना ऐसा करता है तो भारत की सुरक्षा के ऊपर सबसे बड़ा जो है चोट आएगा। इसी चीज को ध्यान में रखकर भारत हर भरसक प्रयास करता है नेपाल के साथ अच्छे संबंधों को बनाकर रखने के लिए, और ये केवल भारत के लिए, नेपाल के लिए भी जरूरी है कि भारत के साथ अच्छे संबंध रखना, ताकि एक छोटा सा देश है और उस देश को जो है अगर कोई प्रोटेक्ट कर सकता है तो वो है भारत। तो दोनों ही देशों के नेशनल सिक्योरिटी एक दूसरे के कंधों के ऊपर है, जिसके कारण आपस में लोग एनर्जी कॉर्पोरेशन 2014 का बात किया जाए तो इलेक्ट्रिक पावर ट्रेड एग्रीमेंट होता है, जहां पे भारत ये कहता है कि हम नेपाल को कुछ हाइड्रो इलेक्ट्रॉनिक प्रोजेक्ट क्या करेंगे, देंगे, जिसको भारत ये पूरा भी करता है। 2019 में क्या करता है, मोतिहारी अमेलकगंज पेट्रोलियम पाइपलाइन के जरिए जो है भारत नेपाल को पेट्रोल सप्लाई करने वाला साउथ एशिया का पहला देश है। India was the first country in the South Asia who provides the fuel through the pipeline to the Nepal. 2019 में, और इस पाइपलाइन प्रोजेक्ट का नाम क्या है, मोतिहारी अमेलकगंज पेट्रोलियम पाइपलाइन। इसके साथ साथ 2024 में एक और क्या करता है, सेकेंड पाइपलाइन भारत क्या करता है, प्रोवाइड करता है नेपाल को, जिसको कहा जाता है सिल्लीगुड़ी जापा पाइपलाइन। सिल्लीगुड़ी जापा पाइपलाइन के तहत 2024 में भी भारत दूसरा गिफ्ट देता है नेपाल को, एक पाइपलाइन बिछाकर जो है उसको पेट्रोल और फ्यूल का पूर्ति करता है। साथ ही साथ अगर बात किया जाए तो 2023 में जो 1991 में एक ट्रेड एंड ट्रांसिट ट्रीटी हुआ था, उसको पुनः रिवाइज किया गया और उसमें कुछ और ऐड किया गया, और 2023 में जो है उसको फिर से रिन्यूअल किया गया, रिवाइज ट्रीटी ऑफ ट्रेड एंड ट्रांसिट को। आगे बात किया जाए तो 2022 में जॉइंट विजन स्टेटमेंट ऑन पावर सेक्टर, जॉइंट विजन स्टेटमेंट ऑन पावर सेक्टर। अगर बात किया जाए भारत का, तो भारत जो है एक दोनों देश मिलकर जो है पावर सेक्टर पे काम करते हैं ताकि पावर सेक्टर को और बेहतर बनाया जा सके, राइट। उसके बाद इंफ्रास्ट्रक्चर और कनेक्टिविटी में बात किया जाए, भारत और नेपाल का अगर रिश्तों का बात किया जाए तो जयनगर दारादिवास रेलवे लाइन जो है भारत बनाता है, जहां से
रक्सौल से काठमांडू जाने के लिए रेल मार्ग बनाता है, रेल कनेक्टिविटी होता है। भारत और नेपाल दोनों के बीच जो है रेल जाता है। इससे आप समझ सकते हो कि कितना बेहतर और कितना ट्रस्टेड जो है भारत और नेपाल का संबंध है ना। जहां पे भारत और नेपाल दोनों ही जो है ट्रेन परिचालना स्टार्ट करता है। जो भारत स्टार्ट करता है जयनगर से लेके दार्दीबास रेलवे, जो कि रक्सौल से लेके, बिहार के रक्सौल से लेके नेपाल के राजधानी काठमांडू तक जाता है। उसके बाद बात किया जाए तो 2023 में जो है इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट बनाया गया। जब से 2020 में एक घटना होता है जो भारत और नेपाल के रिश्ते को थोड़ा नरम कर देता है, जिसके बाद से फिर एक बार अच्छे संबंधों को बनाने की कोशिश किया गया। हुआ ये था कि नेपाल 2020 में एक मैप निकालता है और जिसमें वो दिखाता है कि काला पानी जो झील है वो भारत का है, मतलब नेपाल का है। भारत इसका विरोध जताता है कि भाई ये तुम्हारा कब से हो गया, ये तो हमारा है, यही तूती मुमे में, जिसके कारण जो है नेपाल बाद में इस बात को एक्सेप्ट करता है कि नहीं ये मेरे से भूल हुआ है। और उसके बाद फिर सुधारने के लिए इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट बनाया जाता है बॉर्डर के ऊपर, ताकि ड्रग्स ट्रैफिकिंग इन सारी गतिविधियों को जो है रोका जा सके। लेकिन आज भी फ्री बॉर्डर है, आज भी ओपन बॉर्डर है, जहां पे आपको वीजा लेने की जरूरत नहीं है। जापान अगर लैंड तरीके से जाना, आपको वीजा लेने की जरूरत नहीं है नेपाल में जाने के लिए। उसके बाद अगर बात बताया जाए तो प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है 2023 में भी क्या करते हैं, नेपाली जो प्राइम मिनिस्टर है 2023 में भारत आते हैं और भारत के जो विदेश मंत्री है फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर, वो 2024 में ये कहां जाते हैं, नेपाल विजिट करते हैं। तो ये दिखाता है कि भारत और नेपाल के बीच जो संबंध है वो कितने अच्छे हैं। नेपाल के साथ बात किया जाए तो जब प्रधानमंत्री मोदी 2014 में देश के प्रधानमंत्री बनते हैं तो सबसे पहले जो दौरा करते हैं वो किसका दौरा करते हैं, और सबसे पहले आपका दौरा करते हैं नेपाल का। तो ये भी दिखाता है कि भारत की कोई भी प्रधानमंत्री बनता है तो सबसे पहले जो दौरा करता है वो नेपाल का दौरा करता है। इससे हमारे लिए और एक और बात है, 1991 में जो नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी आया था पीवी नरसिम्हा राव के द्वारा, जहां पे भारत अपने पड़ोसी मुल्क के साथ अपने संबंधों को बेहतर करने के लिए वहां पे एक नीति बनाया कि भारत हमेशा प्रायोरिटी देगा अपने पड़ोसी देशों के साथ संबंधों को बेहतर करेगा। बाद में 1996 में जब आईके गुजराल डॉक्ट्रिन और फॉरेन पॉलिसी आता है, जहां पे बताया गया कि हम अपने मुल्कों के साथ केवल अच्छे संबंध नहीं बल्कि उन्हें हम प्राथमिकता देंगे, प्रायोरिटी देंगे उनको सबसे पहले। तो फिर 2014 में जब मोदी जी आए तो उन्होंने एक नया पॉलिसी निकाला, नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी। उसके तहत भी जो है पड़ोसी देशों मुल्कों के साथ, जहां पे वो सबसे पहले नेपाल जाते हैं। तो नेपाल इस तरीके से हमारे लिए क्या होता है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, राइट। और एकमात्र ऐसा भारत और नेपाल का रिश्ता है जिसको हम लोग कहते हैं कि सच्चे मित्र है। बहुत अच्छा संबंध नेपाल और भारत के बीच आज भी है। थोड़ा बहुत चाइना का इंटरवेंशन और काला पानी का इश्यूज जो है, ये सारा मैटर्स, लेकिन आज भी नेपाल के ज्यादातर लोग जो है वो भारत के ऊपर डिपेंडेंट है। भारत की इकोनॉमी, अगर भारत के लोग ट्रेवलिंग करने ना जाए तो नेपाल का स्थिति और बुरा हो जाएगा, क्योंकि वो है क्या, पहाड़ है, पर्वत है, क्या ही उससे होगा, कोई इंडस्ट्री नहीं लगा सकते हैं, है ना। तो बार बार जो है जब कभी भी जरूरत पड़ा है नेपाल को, तो भारत हमेशा उसको जो है एक दोस्त के नाते, एक बायलैटरल ट्रेड के नाते, एक पार्टनरशिप के नाते, पार्टनर के नाते वो हमेशा सपोर्ट किया है। तो आगे जो है हम लोग नेपाल के बाद जो है बांग्लादेश के साथ अपने संबंधों का साझा करेंगे कि बांग्लादेश के साथ भारत का संबंध कैसा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा, ये हमें काफी मोटिवेट करेगा। धन्यवाद।